देखिए तीसरा प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए, ये ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। यह हम लिख देते हैं पहले। यह ज्ञात करने के लिए हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। 616 इज ग्रेटर देन 32। 616 में हम 32 का भाग देंगे। अब 32 का भाग दे के देखते हैं। 32 से कम 32, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, ये 29 बचेगा, उतारा जाएगा 6। अब ये 9 बार भाग जाएगा। 9 दूनी 18, 9 के 27 और 1 28, यहाँ बचेगा 8। तो पूर्ण रूपेण ये 19 बार भाग गया। यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। छः सौ 16 बराबर से 32 गुणित 19 प्लस 8, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 8 को हम नया भाजक बना देंगे और 32 को भाज्य बना देंगे। 8 चौक 32। अभी दूसरा चरण लिखेंगे। 32 बराबर से 8 गुणित 4 प्लस शेषफल 0, r इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 है तथा इस स्थिति में भाजक 8 है, इसीलिए HCF 616 और 32 बराबर से 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर से 8 लिख देंगे। यह आपका उत्तर आएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए इसका हल। माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर से 3 है एवं भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब देखिए, a में हम भाग दे देते हैं 3 का, तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो r कुछ भी प्राप्त हो, या तो 0 प्राप्त होगा, या तो 1, या तो 2, परंतु 3 प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से सदैव छोटा रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर से 3q प्लस r, जहाँ r इज इक्वल टू या तो 0, या तो 1, या तो 2 होगा। अतः संख्याएं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। अब पुनः एक बार और समझ लेते हैं ऐसा क्यों। मान लीजिए अगर a में हम 3 का भाग देते हैं और भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है, तो a बराबर से
3Q प्लस R प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम R का मान या तो 0 आ सकता है, या तो 1 या 2। अगर 0 आता है तो A बराबर से 3Q प्लस 0 यानी 3Q, और अगर 1 आता है तो 3Q प्लस 1, और 2 आता है तो 3Q प्लस 2। तो ये तीनों रूप की संख्या बन सकती है, 3Q, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 के रूप में। आगे देखते हैं प्रथम स्थिति के लिए। पहली स्थिति के लिए देखते हैं, यदि A बराबर से 3Q हो, इसीलिए A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर। हमें सिद्ध करना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए A की जगह हम A का वर्ग करेंगे, और तो इस तरफ भी वर्ग करना होगा, तो A स्क्वायर बराबर से 9Q स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर बराबर से इसको हम तोड़ के 3 गुणित 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब A स्क्वायर बराबर से 3M लिख देंगे, जहां M बराबर से 3Q स्क्वायर। भाई अब देखिए, Q कोई पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक मान लीजिए कि 2 है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। और जब ये पूर्णांक प्राप्त होगा, 4 का गुणा 3 से होगा, तो वो भी एक पूर्णांक होगा, 4 3 12। तो ये 3Q स्क्वायर को हम एक पूर्णांक M के रूप में मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3M। अब हम दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं, द्वितीय स्थिति के लिए। यदि A बराबर से 3Q प्लस 1 हो, तो इसीलिए A स्क्वायर बराबर से 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको सरसमीका पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A वर्ग प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इस सरसमीका से हम इसका विस्तार करते हैं, तो हम पाते हैं A स्क्वायर बराबर से A का वर्ग यानी 3Q का होल वर्ग प्लस 2AB यानी 2 गुणित A का मान 3Q गुणित B का मान 1 प्लस B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर से 9Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। आगे देखते हैं, A स्क्वायर बराबर से इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q का स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6, 2Q इतना बचेगा यहाँ पे, और प्लस अंत में 1 रहेगा। अगर ये राशि को हम एक पूर्णांक मान लेते हैं, तो A स्क्वायर बराबर से 3M प्लस 1, जहाँ M बराबर से 3Q स्क्वायर प्लस 2Q होगा। भाई ये Q को अगर एक पूर्णांक है, तो ये पूरी राशि कोष्ठक के अंदर की पूर्णांक हो जाएगी, तो इस प्रकार से 3M प्लस 1 बन जाएगा। अब तृतीय स्थिति के लिए देखते हैं। यदि A बराबर से तीसरा 3Q प्लस 2, इसीलिए A स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सरसमीका का प्रयोग करेंगे, चूंकि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर से A वर्ग प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। इस सूत्र से A स्क्वायर बराबर से 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 गुणित 3Q गुणित 2 प्लस 2 का वर्ग। अब ये A स्क्वायर बराबर से 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12Q प्लस 2 का वर्ग 4। अब A स्क्वायर बराबर से 9Q का स्क्वायर
प्लस 12Q प्लस इसको मैं तोड़ के 3 प्लस 1 में लिख देता हूँ। 4 को 3 प्लस 1 में लिख दिया हमने। अब देखते हैं ए स्क्वायर बराबर से इन तीनों में से अपन 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस अंत में 1 बचेगा। तो ए स्क्वायर बराबर से 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर से 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पे आपका ये सवाल पूर्ण हो जाता है। अब आइए हम 5वां सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर से 3 है एवं भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। आधे सवाल तो ठीक, चौथे सवाल की माफी करेंगे अब हम इसको। A में आप 3 का भाग दीजिए, भागफल Q आता है और शेषफल R आता है। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 9m है तो 9 का भाजक क्यों नहीं बनाए। 9 का भी भाजक बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा और 3 का भी बनाएंगे तो भी वही आएगा। इसलिए हम कि हमारा सवाल ज्यादा क्लिष्ट ना हो और ज्यादा गुणा ना करना पड़े, इसलिए 3 से ही कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर से 3Q प्लस R, जहां R या तो 0 आ सकता है, या तो 1 या तो 2। भाई R हमेशा छोटा होगा 3 से, तो या तो 0 या 1 या 2। अतः संख्याएं 3Q प्लस 1 तथा 3Q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। अब हम प्रथम स्थिति के लिए देखते हैं। ये देखिए, a बराबर से यदि a बराबर से 3Q, इसीलिए AQ बराबर से 3Q की घात 3 कर देंगे। अब AQ बराबर से 3 का गुणा जब 3 बार होगा, 3 तिया 9 तिया 27Q की घात 3। अब AQ बराबर से 9 गुणित 3Q की घात 3 लिख सकते हैं। तो भाई अगर Q को हम पूर्णांक मान लेते हैं तो Q यदि कोई पूर्णांक है तो 3Q की घात 3 भी एक पूर्णांक होगा, तो इसको हम m मान लेते हैं। AQ बराबर से 9m, जहां m बराबर से 3Q की घात 3। अब दूसरी स्थिति की ओर चलते हैं। अब हम इसको देखते हैं। यदि a बराबर से 3Q प्लस 1, इसीलिए AQ बराबर से 3Q प्लस 1 की घात 3। अब हम एक सरसमी का प्रयोग करेंगे। a प्लस b की घात 3 बराबर से होता है a की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b की घात 3। इस सरसमी का प्रयोग करते हुए हम इसके दाहिने पक्ष को विस्तारित करते हैं। तो AQ बराबर से AQ यानी 3Q की घात 3 प्लस 3 गुणित A का मान 3Q गुणित B का मान 1
कोष्टक के अंदर 3q प्लस 1 की घात 3। अब देखिए q बराबर से ये 27 q की घात 3 हो जाएगा और 3 तिया 9, 9q कोष्टक में 3q प्लस 1 की घात 3 बार होगा तो प्लस 1 की घात 3 यानी 1। फिर से देखिए q बराबर से 27q की घात 3 प्लस अंदर गुणा कर देते हैं 9 तिया 27q स्क्वायर धन 9q और अंत में 1। फिर aq बराबर से इन तीनों राशियों में हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को कॉमन निकालने पर 3q की घात 3 बचेगा प्लस 3q की घात 2 प्लस q और अंत में 1। तो ये q एक पूर्णांक है तो ये कोष्टक की पूरी राशि एक पूर्णांक बन जाएगा। तो aq बराबर से 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर से 3q की घात 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। अब तृतीय स्थिति के लिए हम देखते हैं। यदि a बराबर से 3q प्लस 2, इसीलिए aq बराबर से 3q प्लस 2 की घात 3। अब सरसमी का यूज करेंगे चूंकि a प्लस b की घात 3 बराबर से a की घात 3 प्लस 3 ए बी कोष्टक में a प्लस b की घात 3। विस्तार करेंगे 3q की घात 3 प्लस 3 गुणित a अर्थात 3q गुणित b अर्थात 2 कोष्टक में 3q प्लस 2 प्लस 2 की घात 3 इधर aq बराबर से 27q की घात 3 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 q कोष्टक में 3q प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। aq बराबर से 27q की घात 3 प्लस 18 तिया 54 q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8। aq बराबर से इन तीनों में से हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। 9 तिया 27 तो 3q की घात 3 बचेगा प्लस 9 छिंग 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q प्लस 8। aq बराबर से 9m प्लस 8, जहां m बराबर से 3q की घात 3 प्लस 6q की घात 2 प्लस 4q। अब देखिए तीनों स्थिति के लिए हमारा निकल चुका है। ये देखिए एक तो निकला हमारा 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, और इसमें 9m। अब हम अंत में लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। आज के अध्ययन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है।
आज हम सबसे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ये क्या होती है, इन तीनों संख्याओं के बारे में हम समझेंगे। इसके पश्चात हम लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे, और इसके पश्चात हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक पर हम आते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य संख्याओं के उदाहरण देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 2 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं 2 और 1 है, और सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका देखा जाए तो इसके अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 है और एक 1 है। देखिए जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं उनको ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो वह संख्या जो खुद से कट जाए और 1 से कटे उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए आप 2 जो है ये 2 से कट जाएगा और 2 1 से ही कटता है, इसके अतिरिक्त और किसी राशि से ये नहीं कटता। इसी प्रकार हम 3 की बात करते हैं तो इनके अभाज्य गुणनखंड 3 और 1 यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड है, यानी एक तो खुद 3 है और एक 1 है जो शर्तों को पूरा करता है। तो और या दूसरे शब्दों में समझें तो ये 3 जो है खुद से अर्थात 3 से भी कट जाता है और 3 1 से भी कट जाता है। एक खास बात को हमें और ध्यान रखना चाहिए कि इसके कम से कम 2 गुणनखंड होनी चाहिए। जैसे कि 1 जो है संख्या जो 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसका कारण ये है कि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड 1 होता है, जबकि शर्त है कि 1 से भी भाग चला जाता है और खुद से भी भाग चला जाता है, तो ये शर्त को पूरा करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी अभाज्य संख्या के होने के शर्त को पूरा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 संख्या है, जबकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 होना अनिवार्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और 2 एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि पूछा जाए तो आप 2 बताएं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई एक और अन्य गुणनखंड हो। ये देखिए पहले हम परिभाषा हम लिखते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या जिसके गुणनखंड स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। फिर से देख लीजिए परिभाषा, वे संख्या जिनके गुणनखंड स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम कोई एक और गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम 4 लेते हैं, तो अगर हम 4 के गुणनखंड निकाल के देखते हैं तो 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 1। भाज्य संख्या कहलाने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना अनिवार्य है।
और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तब जाके वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम एक लिखते हैं 6, तो इसके 2 गुणित 3 गुणित 1, तो इसके भी 3 है। ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। या सरल शब्दों में ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे हमने 25 लिखा, तो 25 में एक तो 25 का भाग भी जाएगा और साथ ही साथ इसमें 25 में 1 का भी भाग जाएगा और साथ ही साथ 25 में 5 का भी भाग जाएगा। तो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य राशि का जिसमें भाग जाता हो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं तथा साथ ही साथ इसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिसके महत्तम समापवर्तक 1 हो उन संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। वे दो संख्याएं जिसके महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझते हैं हम उदाहरण, जैसे 3 और 4, तो ये 3 का गुणनखंड होगा 3 गुणित 1, 3 एकम 3, और 4 का 2 गुणित 2 गुणित 1। दोनों का HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 1 है, तो ये दोनों संख्याएं हम को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्या कहेंगे। एक और उदाहरण देखिए, 4 और 9। अब इन दोनों संख्याओं को 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 1 है और 9 का है 3 गुणित 3 गुणित 1। अब इन दोनों का HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में 1 है, तो हम इन दोनों संख्याओं को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो वे दो संख्याएं जिनके महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहता है वो 1 होता है। अगले टॉपिक पर हम आते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा समान अपवर्त, सबसे छोटा समान अपवर्त। अब ये अपवर्त मीन्स होते हैं पहाड़े, समान मीन्स एक जैसे, एक जैसे, अपवर्त मीन्स पहाड़े। अब एक उदाहरण से हम समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। देखिए, ये 6 के हमने अपवर्त लिखा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौक 24, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे इसके पहाड़े। इसी प्रकार 15 के पहाड़े देखिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें एक जैसे अपवर्त, समान अपवर्त कौन कौन से है, तो देखिए 30 जो दिखाई दे रहा है इसमें भी है और 30 इसमें भी है, 15 में भी है और 6 में भी है। इसी प्रकार अगला अपवर्त है 60, ये 60 इसमें भी है और इसमें भी है, और इस प्रकार से बहुत सारे समान अपवर्त होंगे इनके आपस में, किंतु सबसे छोटा समान अपवर्त 30 है। इस प्रकार से 6 और 15 का सबसे छोटा अपवर्त 30 हुआ, तो LCM 6 और 15 का 30 हो गया। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो सबसे पहले हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे 6 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 6 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3।
इसी प्रकार 15 का निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। अब 6 के गुणनखंड निकले हमारे 2 और 3, और 15 का होगा 3 गुणित 5। अब एलसीएम 6 और 15 बराबर से हम लिखते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अब देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन गुणनखंड एक तो 3 है, तो 3 गुणित ये अधिकतम घात हो जाएगी 2 गुणित 5, तो 3 दूनी 6 पंचे 30। अब यहाँ पे बात उठता है कि इन दोनों में ये तो कॉमन है लेकिन 2 और 5 कॉमन नहीं दिख रहा, तो वास्तव में 5 भी कॉमन में है क्योंकि 5 की घात 0 है और यहाँ पर भी 2 की घात 0 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सभी उभयनिष्ठ है इसमें, जैसे कि 2 की घात 0 है और 2 की घात 1 है तो इसकी अधिकतम घात 1 है तो इसको लिखेंगे। 5 की घात 0 है और 5 की घात 1 है तो ये 5 भी आएगा, और 3 की घात 1 है और 3 की घात 1 है तो अधिकतम घात 3 की घात 1 आएगा। या फिर सिंपल तरीके से हमें करना है तो एक आप ये देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन सी राशि है, उसकी सबसे बड़ी घात को लिख दीजिए और शेष जो बचते हैं उनको वैसे ही लिख दीजिए। भाग विधि से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। भाग विधि इस प्रकार से है 6 और 15, और इस प्रकार से हम इसमें भाग देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसमें और आगे भाग नहीं जाता है, इसलिए हम लिखेंगे LCM 6 और 15 बराबर से 3 गुणित 2 गुणित 5, ये हो गया 30। ये हमारा ये यहाँ से है, ये भाग विधि, और इधर वाला है ये गुणनखंड विधि। महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए परिभाषा सबसे पहले सुनिए इसका। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। अब इसको हम सिंपल तरीके से पहले हम समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होता है। मान लीजिए हमको 12 और 18 ये दो संख्याएं दी गई है। अब इसके हमको HCF ज्ञात करनी है। तो देखिए 12 किन किन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। एक तो 2 से, एक 3 से और एक 6 से, क्योंकि 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 2 छीन 12। इसी प्रकार हम देखते हैं 18 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। एक तो 2 से विभाजित होगा, एक 3 से विभाजित होगा, और एक 6 से विभाजित होगा, और एक 9 से विभाजित होगा। अब ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है? तो देखिए 2 भी विभाजित कर रहा है इन दोनों को, 3 भी विभाजित कर रहा है इन दोनों को, 6 भी विभाजित कर रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों की कौन सी है? 6। तो ये कहलाते हैं महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाता है। तो वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे या दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करे, उसको हम उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक करते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अब आप लोग महत्तम समापवर्तक समझ चुके होंगे, है ना। निकालने का तरीका ये है, 12 का हम अपवर्त निकालते हैं तो 2 छीन 12, 2 तिया 6, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3,
इसी प्रकार हम 18 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से देंगे तो 9, 3 से देंगे तो 3। तो 18 बराबर से 2 गुणित 3 की घात 2। अब महत्तम समापवर्तक 12 और 18, तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब देखिए सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ कॉमन तो एक तो ये 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2, तो सबसे छोटी घात है 2 की घात 1 और 3 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ सबसे छोटी घात 1 है, तो इन बड़ी घात ना लेते हुए हम 3 की घात 1 लेंगे। तो 2 गुणित 3 बराबर से 6, ये आपका आएगा उत्तर।